नमस्कार साथियों, हर बार की तरह ये बीपीएससी एग्ज़ाम में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है उसका ये 5वां सीरीज़ है और इसको हम आज आगे करेंगे और देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम आज देखेंगे हर बार की तरह। आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह मैं मोटिवेशन से अपने हर सीरीज़ को स्टार्ट करता हूँ। उसी प्रकार आज का इस सीरीज़ का ये मोटिवेशन है कि उम्मीद और विश्वास का जो छोटा सा बीज होता है खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। दोस्तों, इसमें ये बात कही जा रही है कि एक मनुष्य को हमेशा आशावादी होनी चाहिए, हमेशा एक आशान्वित जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य को निराशावादी तो मतलब कि होना ही नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति उसके सामने क्यों न खड़ी हो। दोस्तों, एक जो आशावादी इंसान होता है वो हमेशा अपने आशाओं के साथ जीता है। जब भी वो नई सुबह होता है तो नई आशाओं के साथ वह जगता है, क्योंकि उसे मालूम होती है कि वो बहुत सारी जो आशाओं को पूरी होने की वो उम्मीद लिए जगता है। उसको उम्मीद है कि ये मेरी सभी जो आशाएं हैं वो पूरी होंगी। दूसरी तरफ दोस्तों, जो निराशावादी इंसान होते हैं वो आपको एक जगह स्थिर अपना सब कुछ ख़त्म कर बैठा है, उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा आपको आशावादी इंसान की तरह निरंतर अपने नए दृष्टिकोण के साथ खुलकर जीवन यापन करना है, जबकि एक निराशावादी इंसान हमेशा घोर चिंता में डूबा रहता है, जिसके कारण वह बहुत दुखी और चिड़चिड़ा रहता है हमेशा हर पल। तो हमेशा आपको आशावादी इंसान और आशावादी इंसान की एक बहुत बड़ी यह है कि वो लगातार मेहनत से मंजिल को आसानी से पाने में कामयाब रहता है। तो हमेशा एक आशावादी इंसान बनना है ताकि आपको हर अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए एक जो कर्म होता है, मेहनत होता है, वो पहचान बनाने की ओर जो अग्रसर रहता है आशावादी इंसान, अपने जीवन लंबी दूरी तक व्यतीत करता है। तो वहीं एक निराशावादी जो इंसान होता है वह जानवरों की तरह एक दायरे में रहकर उसी दायरे में बहुत से कम समय में सिमट कर मतलब कि रह जाता है और अपने कोई भी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। तो आज का मोटिवेशन है कि हमेशा एक आशावादी इंसान बनिए और निरंतर हर एक सुबह जब भी आप जगें नई आशाओं के साथ शुरुआत करें। तो आइए आज का हम अगला सीरीज जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने फसलों के चक्रण की शुरुआत की। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस दिल्ली सुल्तान ने फसलों के चक्रण की शुरुआत की। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक जो था एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की जिसने फसलों के चक्रण की योजना बनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक, जो कि इसका सही आंसर है। फसलों के चक्रण की शुरुआत प्रदान की। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश बनाने की शक्ति की उत्पत्ति पहली बार निम्न में से किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई थी। दोस्तों, अध्यादेश बनाने की जो उत्पत्ति थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। महाराज्यपाल की जो परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक विशेष विभाग का पोर्टफोलियो आवंटित किया गया। तो पहली बार निम्न में से किस अधिनियम की शुरुआत की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दस्तक शब्द का अर्थ है? दोस्तों, दस्तक एक व्यापार जो परमिट था, जो ज़्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो थे उनके द्वारा यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाता था। और व्यापार परमिट जो व्यक्तिगत सामानों के लिए सीमा शुल्क या जो राहदारी माफ़ था उसको कर दिया गया। तो कंपनी से जो जुड़े एक सर्जन जो थे विलियम हैमिल्टन द्वारा उन्हें एक बीमारी से ठीक करने के बाद ये प्रदान की गई थी। तो दस्तक दोस्तों बंगाल की जो दरिद्रता का एक महत्वपूर्ण कारण था, ये आपको जानना होगा। दस्तक बंगाल की दरिद्रता का एक महत्वपूर्ण कारण था। व्यापारियों ने दस्तक देने की प्रथा को वारेन हेस्टिंग्स ने स्थानीय भारतीय व्यापारियों को पेश किए गए जो दस्तक के नुकसान के कारण समाप्त कर दिया था। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुल्क मुक्त पद। इसका सही आंसर हो जाएगा शुल्क मुक्त व्यापार। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक शब्द का अर्थ शुल्क मुक्त व्यापार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने 17 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नाना पाटिल। किसने 17 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? नाना पाटिल ने 17 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई वो 3 फरवरी 1916 को औपचारिक रूप से इसे निर्माण पूरा करने के बाद खोला गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1916। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। सिविल सेवकों के पदों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह सिविल जो सेवक होते हैं उनको किसी ऐसे आधिकारिक निकाय के अधीनस्थों द्वारा नहीं हटाया जा सकता जिसने उसकी नियुक्ति की हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिविल सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 311। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा करकट जलप्रपात बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर। दोस्तों करकट जलप्रपात बिहार राज्य के कैमूर जिले की जो कैमूर की पहाड़ियों के पास स्थित है। दोस्तों कैमूर का जो पठार है एक पहाड़ी मैदान है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा है यह एक ऐसा निकाय था जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते थे। थर्ड है इसने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया, जो कि सही है। चौथा ऑप्शन है इस तारीख यानी 26 नवंबर 1949 के बाद इसका उद्देश्य पूर्ण होने के बाद भंग कर दिया गया था। यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी जो कि कह रहा है भंग कर दिया गया था, जो कि गलत है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
26 नवंबर 1949 के बाद इसका उद्देश्य पूर्ण होने के बाद भंग कर दिया गया था, जो कि गलत है। और बाकी ऑप्शन सही है। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, एकदम सही है। यह एक ऐसा निकाय था जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते थे, बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है? दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होता है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का जो होता है वो प्रमुख होता है। तो इसका सेंस हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खानवा के युद्ध में बाबर को डैश से सामना करना पड़ा? दोस्तों, खानवा के युद्ध में बाबर को किससे करना पड़ा था? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा राणा संगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच लड़ी गई थी। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा, सही आंसर हो जाएगा राणा संगा। खानवा का युद्ध बाबर और जो राणा संगा के नेतृत्व वाली जो राजपूत सेना थी उनके बीच लड़ी गई थी। राणा संगा मेवाड़ के जो थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर राज्य परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 263। कौन सा अनुच्छेद अंतर राज्य परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करता है? अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 263। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में महावीर की मृत्यु हुई थी? दोस्तों, महावीर का निधन बिहार के आधुनिक राजगीर के पास पावापुरी नामक स्थान पर 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की उम्र में जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जन्म और मृत्यु के चक्र से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। किस शहर में महावीर की मृत्यु हुई थी? इसकी सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जल गहन फसल है? दोस्तों, कौन सी फसल जल गहन फसल है? चावल और गेहूं भारत के दो ये महत्वपूर्ण खाद्य फसल हैं। गन्ना जो कि एक उष्णकटिबंधीय है। बाजरा जो कि शुष्क भूमि की फसल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जल गहन फसल है? तो दोस्तों, यहाँ पे चावल और गेहूं जो कि काफ़ी औसतन 1 किलोग्राम गेहूं में 1654 लीटर जल की आवश्यकता होती है। और गन्ना जो कि एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो कि आंशिक रूप से जल की आपूर्ति की इन्हें प्राप्ति होती है नहरों द्वारा। और बाजरा जो कि एक फसल है, आर्द्र आयु में अच्छी तरह ये बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ जानकारियाँ मैंने एकत्रित कर दी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए कार्य समिति को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अधिकृत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से बिहार के किन जिलों में चेर राजवंश का विस्तार देखा गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में चेर राजवंश का विस्तार देखा गया। मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण। इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस आयोग या समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस आयोग की समिति या आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसका सही हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। सही आंसर हो जाएगा इसका स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन के अधिनियम के तहत 1976 में इसे जोड़ा गया था। ये भी याद कर लीजिएगा आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहले संविधान सभा के विचार को सामने रखा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा के विचार को सामने रखा। मानवेंद्र नाथ राय। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी। अंग्रेजों ने दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत बंगाल से की थी। सही आंसर हो जाएगा इसका बंगाल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर में चूना पत्थर पाया जाता है, नवादा जिले में मीका एकदम पाया जाता है, लखीसराय में क्वार्टजाइट सही पाया जाता है, मुंगेर जिले में स्टीटाइट पाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। उपरोक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बाल सुंदरी मिट्टी मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों बाल सुंदरी मिट्टी मुख्यतः बिहार के, दोस्तों यहाँ तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कैमूर, सहरसा, मुंगेर किस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ विकसित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब का मैदान। सही आंसर हो जाएगा इसका पंजाब का मैदान। भारतीय मानसून के संदर्भ में उस अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ विकसित होता है। पंजाब का मैदान सही आंसर है पंजाब का मैदान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी दौहित्र कौन था। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त था। लिच्छवी दौहित्र कौन था। समुद्रगुप्त। लिच्छवी दौहित्र कौन था। समुद्रगुप्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिएट्रा ड्यूरा क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है सजावटी कला तकनीक। पिएट्रा ड्यूरा क्या है। सजावटी कला तकनीक। आइए अगला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। सही आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने दे दिया है और इसी के साथ ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूँ
आप सबों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए और आप अपने लक्ष्य को हासिल करिए। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं आगे इसी प्रकार और ढेर सारे सीरीज को लेकर आता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।